हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हम देखेंगे बीजगणित। बीजगणित में आज हम करेंगे समीकरण 11.4 का बी पार्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था समीकरण 11.4 का ए पार्ट। आइए देखते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। अब देखो 5m बराबर क्या है 60। तो देखो 5m बराबर 60 है, तो दिए गए मान को LHS में रखने पर तो m की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे। तो 5 की जो हमने 10 में मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 50। तो ये समीकरण को हल नहीं है। अब देखो 5, अब हम क्या रखेंगे, m की जगह 5 रखेंगे। तो 5 से कितने होते हैं 25। तो 25 भी हमारा LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, तो m इक्वल टू 5 समीकरण का हल नहीं है। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे m की जगह 12 रखेंगे। तो 12 5 60, तो 60 यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो m इक्वल टू 12 समीकरण का हल है। अब हम रखेंगे m की जगह 15, तो m इंटू 15, तो 15 5 होते हैं 75। तो LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा आना चाहिए था 60। तो m इक्वल टू 15 समीकरण का हल नहीं है। अब ऐसे ही देखो बी पार्ट में क्या है, n इक्वल टू 12 इक्वल टू क्या होना चाहिए 20, और मान क्या क्या होंगे 12, 8, 20 और 0। तो हम यहाँ पहले मान लिख लेते हैं 12, 8, 20 और 0। तो 12 + 12 हो जाएगा ये, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये भी समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि n इक्वल टू 12 समीकरण का हल नहीं है। अब देखो 8 + 12 20 है, क्योंकि 8 रखेंगे दूसरा वाला मान, तो 8 + 12 20 है। यहाँ पे भी हमें 20 ही लाना था सॉल्व करके, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है। तो n इक्वल टू 8 समीकरण का हल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब हम रख के देखेंगे 20 n की जगह। तो 20 + 12 कितने होते हैं 32। तो LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें 32 नहीं लाना था, हमें लाना था 20। तो n इक्वल टू 20 समीकरण का हल नहीं है। अब यहाँ देखो कि n की जगह हम रखेंगे 0, तो 0 + 12 यानी कि 12, पर हमें क्या लाना था, हमें लाना था 20। तो इसलिए LHS इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है। अब सी पार्ट में है p - 5 इक्वल टू 5। तो देखो क्या क्या है सी पार्ट के, सी पार्ट में 0, 10, 5 और -5। हम यहाँ लिख लेते हैं 0, 10, 5 और -5। तो अब दिए गए मान के LHS में रखने पर तो p की जगह 0 रखेंगे, 0 में से -5 गया तो -5 आएगा, पर हमें लाना था +5। तो ये भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो p इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे 10। तो 10 में से 5 गया 5, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, 5 ही हमें लाना था। तो p इक्वल टू 10 समीकरण का हल है। तो ये क्या है 5। तो अब क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, तो LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें लाना था 5। तो ये भी समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो -5 और -5 क्या हो जाएगा -10, आना चाहिए था 5। तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। तो p इक्वल टू -5 समीकरण का हल नहीं है। अब पहले डी पार्ट में देखो क्या है, हमें वैल्यू रखनी है 7, 2, 10 और 14। तो हम रख देते हैं यहाँ 7, 2, 10 एंड 14। तो हम 7 बाय q की जगह क्या रखेंगे 7 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो क्या आपका 7 आएगा? नहीं आएगा, आपका आएगा 3.5। 7 तो आपका नहीं आया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ। तो q इक्वल टू 7 समीकरण का हल नहीं है। अब यहाँ हम 2 रखेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 तो नहीं आना था, हमारा आना था 7। तो LHS इक्वल टू नॉट RHS, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका हल नहीं है। अब देखो आप q की जगह हम रखेंगे 10। जब 10 रखोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, आना चाहिए था 7। तो ये भी इसका हल नहीं हुआ, यानी कि q इक्वल टू 10 समीकरण का हल नहीं है। अब हम रखेंगे 14/2 इक्वल टू 7। तो 2 से 14 काटेंगे तो 7 आएगा, आना भी 7 ही चाहिए था। तो q इक्वल टू 14 समीकरण का हल है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमारा है ई पार्ट। ई पार्ट में हमें क्या क्या रखना है, 4, -4, 8 और 0, ठीक है। क्या रखना है 4, -4, 8 और 0। तो देखो 4 में से
4 की जगह 4 रखेंगे, 4 में से 4 गया 0, तो 0 ही आना था, तो ये समीकरण का हल है। अब -4 और -4 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमने n की जगह -4 रखा। अब तो 8 क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू नॉट RHS, तो r इक्वल टू -4 समीकरण का हल नहीं है। अब हमें क्या वैल्यू रखनी है, 8 r की जगह, तो 8 - 4 है ना, तो 8 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, पर आना था 0, तो LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो r इक्वल टू 8 समीकरण का हल नहीं है। और हम यहाँ क्या रखेंगे, 0, r की जगह 0 दे रखी है 4th नंबर पे वैल्यू, तो 0 में से 4 गया, -4 बचा, तो LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो r इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है। अब हमारा रह गया f पार्ट। f पार्ट में देखो क्या क्या वैल्यू है, -2, 0, 2 और 4। -2, 0, 4 और देख लेते हैं क्या था, -2, 0, 2 और 4। यहाँ क्या है, यहाँ है 2 और यहाँ है 4। तो पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है x की जगह -2। तो अब x की जगह -2 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 + 4, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो हमारा आंसर क्या आना था, हमारा आंसर 2 ही आना था। तो ये x इक्वल टू -2 समीकरण का हल है। अब देखो 0, तो 0 + 4 है, तो x की जगह अब क्या रखना है, 0 रखना है ना, तो 4 में 0 अगर आप प्लस करोगे तो आपका 4 ही आएगा, पर आना था 2, तो LHS इक्वल टू नॉट LHS RHS के बराबर नहीं है, तो x इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है। अब आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 में क्या आएगा, 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है, तो LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो x इक्वल टू समीकरण का हल नहीं है। अब यहाँ क्या रखेंगे, अब रखेंगे हम 4, तो x की जगह क्या रखेंगे, 4, तो 4 + 4 क्या होता है, 8, पर आना क्या था, 2, तो ये क्या है, ये भी LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो x बराबर 4 समीकरण का हल नहीं है। तो देखो इसमें समीकरण का हल क्या था, -2, ठीक है। इसमें अब हम एक बार फाइनली देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारा समीकरण का हल क्या था, 12, खाली क्या हल था, 12। इस वाले क्वेश्चन में हमारा समीकरण का हल था 8, क्या था, 8, और इस पार्ट में हमारा समीकरण का हल क्या था, 10, क्या था, 10, और बाकी वाले नहीं थे। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा 14 था और बाकी नहीं थे। इसमें अगर हम चेक करें तो हमारा क्या था, इसमें +4 था हमारा समीकरण का हल, और इसमें क्या था, इसमें -2 था हमारा समीकरण का हल। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है, नीचे दिए गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m + 10 = 16 का हल ज्ञात कीजिए। तो देखो m की वैल्यू 1 रखोगे, अगर आप m + 10 = 16 आना चाहिए, तो अगर आप यहाँ 1 रखोगे m + 1, तो ये क्या हो जाएगा, m + 10 है ना, तो अगर आप 1 + 10 करोगे तो आएगा 11, नहीं आएगा। फिर 2 रखोगे, 2 + 10 तो 12 आएगा। फिर 3 + 10 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 13, क्या आएगा यहाँ 13। फिर 4 + 10 तो क्या हो जाएगा 14, फिर 15 और फिर 16। तो कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू हमारी पूरी आ गई। फिर भी हम आगे का भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 17, फिर 8 में 10 प्लस करेंगे तो 18, फिर 9 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19, फिर 10 प्लस करेंगे तो 20, है ना। और इसे हम आगे पूरा करें तो 11, 12 और 13, तो ये क्या हो जाएगा 21, फिर 22 और 23। तो m + 10 = 16 के लिए m की वैल्यू जो है 6 + 10 = 16, यानी कि ये वैल्यू इसकी कंप्लीट है। अब देखो नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t = 35 का हल ज्ञात कीजिए। तो t की जगह क्या आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब देखो t की जगह क्या रखना है, t की जगह रखना है 3, तो 5 की आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 5 की 5 में करोगे तो 25, 5 की 6 में करोगे तो 30, 5 की 7 में करेंगे 35, 5 की 8 में करोगे तो क्या आएगा, 8 में करोगे तो 40, 5 की 9 में करेंगे तो 45, 5 की आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50, 5 की 11, 11 5 से कितने होते हैं 55, फिर 12 5 से कितने होते हैं 60, 13 5 से 65, 14 5 से कितने होते हैं 14 5 से 17, 15 5 से 75 और 16 5 से 80। हमें क्या सॉल्व करना था, हमें लाना था 35, तो 35 हमारा आ रहा है इसमें,
इसमें आ रहा है ना, तो 5t इक्वल टू 35 किस समीकरण के लिए बैठा, इसके लिए बैठा जब t की वैल्यू 7 थी, यानी कि 5 × 7 इक्वल टू 35। तो अभी क्या हो जाएगा 35 इक्वल टू 35, तो ये वैल्यू इसकी फाइनल फिक्स हो गई। तो m इक्वल टू 6 रखने पर m + 10 इक्वल टू 16, m इक्वल टू 6 समीकरण का हल है। और t की जगह 7 रखने पर यानी कि 5t इक्वल टू 35 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 7 समीकरण का हल है। आगे देखते हैं सी पार्ट में, सारणी को पूरा कीजिए, समीकरण z/3 इक्वल टू 4 का हल देखिए। तो 8 ये कितने हो गए, 16 के बाद 17, 18, 19। अब देखो आपको 8 को किससे डिवाइड करना है, 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 2 = 6, 2 हमारे बचे, तो 2 होल और कंप्लीट 2, फिर 2/3 हमारा ये आंसर हुआ। फिर यहाँ पे 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, फिर 10 को करके देखोगे तो 3 1/3 आएगा। अब 11 को करके देखो, 11 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 3 = 9, यहाँ बचा 2, तो ये हो जाएगा 3 2/3, क्या हो जाएगा 3 2/3। अब 12 के लिए क्या आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ 13 के लिए करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 13 के लिए करके देखो, 3 को डिवाइड तो क्या आएगा 3 3 = 9, यहाँ बचा 4, ठीक है, नहीं 3 4 = 12 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, तो 4 1/3, क्या आएगा 4 1/3, 3 4 = 12 और 1 13। ऐसे यहाँ क्या था, यहाँ हमने क्या वैल्यू रखी थी, हमने रखी थी 10, तो 3 3 = 9 और 1 10। और यहाँ क्या था, यहाँ ये हो जाएगा 3 2 = 6 और 2 8। अब देखो 14 को आप अगर करोगे 3 से डिवाइड तो क्या होगा, 14 को करेंगे हम तो हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 2/3 यहाँ हो जाएगा। 15 को करेंगे तो क्या आएगा, 15 को करेंगे तो 5 आएगा। अब 16 को आप करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा ये 3 5 = 15 और 1 16। अब आप 17 को करोगे तो आपका आएगा 5 2/3, यानी कि 3 5 = 15 और 2 17। फिर यहाँ आएगा 6 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6 2/3। तो देखो हमसे क्या पूछा था कि 4 आना चाहिए, तो 4 हमारा आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू हो गई 12। तो हम लिखेंगे z इक्वल टू 12 रखने पर z को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो z इक्वल टू 12 समीकरण का हल है। अब देखो सारणी को पूरा कीजिए, समीकरण m - 7 इक्वल टू 3 का हल ज्ञात कीजिए। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 है ना। अब m - 7 क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो देखो 5 में से 7 लेस करोगे तो -2, 6 में से 7 लेस करेंगे तो -1, 7 में से 7 लेस करेंगे 0, 8 में से 7 लेस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 9 में से 7 लेस करोगे 2 आएगा, 10 में से 7 लेस करेंगे तो 3 आएगा, 11 में से 7 लेस करेंगे 4, फिर 12 में से 7 5, 13 में से 7 6, 14 में से 7 7 और 15 में से 7 लेस करोगे तो 8। हमसे क्या पूछा था, 3 वाला हमसे पूछा था। देखो 3 की वैल्यू कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है, तो इसका मतलब m - 7 इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू होगी 10 - 7 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू 10 रखने पर m - 7 इक्वल टू 3 होगा, इसलिए m इक्वल टू 10 समीकरण का हल है। अब हमने क्या चर्चा करी, हमने तीलियों का प्रयोग करके देखो अक्षरों और अन्य आकार बनाने के प्रतिरूप देखे थे। हमने किसी आकार को कई बार बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम लिखना सीखा। वह आकार जिसे बनाया जा रहा है, जितनी बार बनाया जा रहा है वह संख्या बदलती है, तो इसके मान हम रखते जाते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं कुछ भी। यह एक चर है जिसे किसी अक्षर n से व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने करा था ना कि l बनाने के लिए हमें कितनी तीलियाँ चाहिए, 2 तीलियाँ चाहिए। एक हमने करा था वो बॉक्स वाला क्वेश्चन कि कितनी तीलियाँ उभयनिष्ठ होंगी, 1 तीलियाँ उभयनिष्ठ होगी, है ना। अब देखो एक चर विभिन्न मान लेता है, भिन्न भिन्न मान लेता है, बहुत सारी वैल्यू होती हैं उसकी, तो उसके मान क्या करते हैं हर बार वेरी करते जाते हैं। इसका मान स्थिर नहीं होता है, आगे ना वेरी चेंजेबल होता है। एक वर्ग की लंबाई का कुछ भी मान हो सकता है, यह एक चर है, परंतु किसी त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 निश्चित है, यह एक चर नहीं है। लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, पर लेकिन अगर कोई कहने लगे कि वर्ग में कितनी भुजाएं हैं तो वो तो 4 हैं, वो तो निश्चित है ना। तो ऐसे ही त्रिभुज के कोण तो 3 ही रहेंगे, वो फिक्स हैं।
तो हम एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर N, L, M, X, Y, Z इत्यादि ABCD भी आप ले सकते हैं, कोई भी अक्षर प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ व्यवहारिक स्थितियों में हमें चरों की सहायता से विभिन्न संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। बताया था ना राजू वाला कि x+3 था कि राजू की जो आयु है वो बालू से क्या है, बड़ी है ना, तो बालू अगर क्या है, बालू x है तो राजू क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा x+3। तो चर संख्याएं ही हैं, यद्यपि इनके मान स्थिर या निश्चित नहीं है। हम संख्याओं की तरह इन पर योग, प्लस, व्यवकलन, माइनस, गुणन, मल्टीप्लाई, विभाजन, डिवाइड की संक्रिया कर सकते हैं। विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग करके हम चर वाले व्यंजक जैसे x-3, x+3, 2n, 5n, p/3, 2y+3, 3l-5 इत्यादि बना सकते हैं। अब देखो क्या है, चर हमें ज्यामितीय और अंकगणित दोनों के सामान्य नियमों को व्यापक रूप से व्यक्त करने में समर्थ बनाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, यह नियम है कि दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग वही रहता है। a+b b+a हमने करा था ना कि 7+5 करो या 5+7 करो, 12 ही आएगा हमारा। तो यहाँ चर a और b किसी भी संख्या 1, 32, 1000 या -7 या -20 इत्यादि के मान ले सकते हैं। अब 7th पॉइंट में हमारा क्या है, 6 पॉइंट तक हम पढ़ चुके हैं। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसमें एक चर वाला व्यंजक बराबर एक स्थिर संख्या के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे x-3 = 10 है तो यहाँ x की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, क्या कि हम 13 ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। तो ये इस पर क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया। एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष जिसे आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि LHS, और दायां पक्ष राइट हैंड साइड यानी कि RHS। इन दोनों के बीच में समता का चिन्ह होता है ना, मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है इक्वल का साइन हो, और अगर चर वाला व्यंजक है तो उसमें चर होना चाहिए A से लेके Z तक कुछ भी। 9 पार्ट हम देखते हैं। समीकरण का बायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर उस समीकरण में संबंध चर के एक निश्चित मान के लिए ही होता है ना। हम कह सकते हैं कि चर का वह निश्चित मान समीकरण को संतुष्ट करता है, स्वयं यह मान समीकरण का हल कहलाता है। निश्चित मान कैसे, जैसे x-10 = 3 आ रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू हम खाली यहाँ 13 ही रख सकते हैं और हम कोई वैल्यू नहीं रख सकते, तो निश्चित मान हो गया। हल, अब 10th पॉइंट देखिए, हल ज्ञात करने की एक विधि प्रयत्न और भूल विधि है, ठीक है ना। इस विधि में हम चर को कोई मान देकर यह जांच करते हैं कि यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। चर को हम ऐसे विभिन्न मान तब तक देते रहते हैं जब तक हम चर का वही मान न प्राप्त कर ले जो समीकरण को संतुष्ट ना कर रहा हो। जैसे अभी हमने देखा था ना, जैसे वो z वाला क्वेश्चन था, z को 3 से डिवाइड करके हमारा 4 ही आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे z के बहुत सारे मान लिए थे ना, तो ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो हमने क्या सीखा, फाइनली हमने सीखा कि जो है एक समीकरण में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो है एक तो इक्वल का साइन होना चाहिए, दूसरा अगर चर है तो चर जरूर होना चाहिए, चर समीकरण है, और तीसरा हमने क्या सीखा कि ये जो चर होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, वो वैल्यू बदलती रहती है। पर अगर उन्हीं चर का प्रयोग हम समीकरण में करते हैं तो चर की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर यहाँ चर की वैल्यू को फिक्स रखना पड़ता है। कब, अगर हम समीकरण में इन वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो बीजगणित का हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रयोग है, ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू।